अध्याय 1829 एक परिवर्तन। हाल ही में उनजुकू के साथ हुई भीषण मुठभेड़ के दौरान गैरी ने दो महत्वपूर्ण बातें देखी थी, और हौंफते हुए सांस लेते समय ये दोनों बातें उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। पहली बात, उसे एहसास हुआ कि उसकी छाती पर सीधा और विनाशकारी प्रहार होने के बावजूद विस्फोट का सबसे ज्यादा असर उनजुकू की बांह पर पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई गुप्त तंत्र काम कर रहा था, जिसके द्वारा उनजोकू प्रहार की गतिज ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे अपने अंगों की ओर मोड़ देता था। विनाशकारी बल को अपने महत्वपूर्ण अंगों से दूर करके उनजोकू किसी के लिए भी उसके हृदय या सिर पर निर्णायक प्रहार करना लगभग असंभव बना देता था। दूसरी बात, और शायद सबसे निराशाजनक बात, यह थी कि घाव कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता था। गैरी ने अब तक जो भी प्रगति की थी, वह धीरे धीरे मिटती जा रही थी। छोटे मोटे हमले और हल्के फुल्के वार भी खून निकलने से पहले ही उस अजीब, दमनकारी लाल धुंध में दब जाते थे। हर वार के लिए उसे प्रबल इरादे और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता था, ताकि निशान बन सके। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन्हें कितनी कठिन लड़ाई लड़नी है। इससे गैरी को पहली बार लड़ाई शुरू होने के बाद से ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सच में इस लड़ाई को जीतने का कोई तरीका है भी या नहीं। मेरे पास 3 अंतिम उपाय हैं जो मेरे अभी किए गए हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। गैरी ने उनजुकू की हर छोटी हरकत पर नजर रखते हुए हिसाब लगाया। युद्ध हथौड़े पर सक्रिय कौशल है, लेकिन उसका उपयोग करने से पाक में लड़ रहे सभी हॉलर की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वे निहत्थे रह जाएंगे, और उस पल में कई जानें चली जाएंगी। फिर ट्रू अल्फा रूप है, और अंत में मेरा गोल्डन रूप। तीनों में बहुत बड़ा जोखिम है, और अभी मुझे नहीं लगता कि उनजुकू को पर्याप्त रूप से कमजोर किया गया है। अगर वह इन असाधारण शक्तियों पर दांव लगाने जा रहा था, तो उसे पूरी तरह से आश्वस्त होना था कि वे या तो उनजुकू को सीधे मार डालेंगी या उसे ऐसी स्थिति में छोड़ देंगी जहां वह पुनर्जीवित न हो सके। इनका समय से पहले उपयोग करना टावर लैंड में सभी के लिए मृत्युदंड होगा। गैरी पीछे हट गया, उसके पैर टूटी हुई कंक्रीट पर फिसलते हुए उनजुकू की पहुंच से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। पीछे हटते हुए उसने युद्ध हथौड़े को तेजी से गोलाकार गति में घुमाया। हथियार के सिरे से शैडो ऐश की लपटों के बड़े बड़े गोले निकले, जो हवा में चीखते हुए उनजुकू के शरीर से टकरा गए। टकरावों की आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। सुनसान थीम पार्क की झूलों में गूंजती धमाकों की एक श्रृंखला, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं दिख रहा था। उनजुकू अपनी जगह पर डटा रहा। आग की लपटें उसके लाल रंग के फर पर से गुजर रही थी, लेकिन उसे झुलसा नहीं रही थी। फिर अपनी विशालता के विपरीत एक जबरदस्त गति से वेयरवुल्फ आगे की ओर कूदा। विशुद्ध सहज प्रवृत्ति के क्षण में गैरी ने आने वाले खतरे को रोकने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया। इन्फेनल रोर सक्रिय हो गया है। उसकी स्थिति से शंकु के आकार की लपटों की एक विशाल लहर उठी, और उसने हड्डी तोड़ देने वाली ताकत के साथ ऊपर से हथौड़ा नीचे की ओर घुमाया। उनजुकू की फुर्ती बेजोड़ थी। एक हाथ तेजी से उठा और उसने बीच में ही हथौड़े का सिर पकड़ लिया, जिससे उसकी गति रुक गई। उसका दूसरा हाथ एक सांप की तरह झपटा और गैरी की कमर पकड़ ली। एक कर्कश दहाड़ के साथ उनजुकू ने गैरी को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि नीचे की नींव चकनाचूर हो गई। उसके दिमाग में लाल रंग की सूचना चमकी, जिससे पता चला कि गैरी ने उस एक ही बदलाव में भारी मात्रा में एचपी खो दिया था। इससे वह सोचने लगा, अगर उसने हार्वोर को न खाया होता, वार्डन से उस पौराणिक जानवर को न निगला होता, सिन को अवशोषित न किया होता, और ल्यूपस द्वारा बनाया गया ये विशेष कवच न पहना होता, तो क्या वह उस एक वार से बच पाता? एक कमजोर वेयरवुल्फ तो उस दबाव से पिघलकर चूर चूर हो जाता। जैसे ही उनजुकू गैरी पर हमला करने की तैयारी में झुका, तभी एक और आकृति अचानक हरकत में आ गई। काय उनजुकू की पीठ पर कूद गया और अपनी दोनों तलवारें नीचे की ओर घुमाते हुए उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में गहरी चोट पहुंचाई। एक पल के लिए तलवारों के आसपास का क्षेत्र जमने लगा, लेकिन लाल धुंध ने बर्फ को तुरंत पिघला दिया। उनजुकू ने उस उपद्रवी को दूर भगाने के लिए पीछे की ओर हाथ बढ़ाया, और गैरी ने उस क्षणिक ध्यान भटकाव का फायदा उठाते हुए अपने हथौड़े का सिर उनजुकू के पेट के बीचों बीच घुसा दिया और साथ ही अपने शक्तिशाली पैरों से ऊपर की ओर लात मारी। पीछे धकेलने वाले हमले की ताकत से गैरी लुढ़क कर दूर जा गिरा और संभल गया। जब वह उठा और अपनी ठुड्डी से गहरे खून के निशान पोंछे, तो उसने देखा कि काय उसके बगल में खड़ा है।
धन्यवाद, गैरी ने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज में खून की तीखी गंध थी। पिछले हमले से स्पष्ट रूप से आंतरिक क्षति हुई थी, एक ऐसी अनुभूति जिसका अनुभव ल्यूपस ने भी अपने अविश्वसनीय सुरक्षा कवच के बावजूद किया था। गैरी, जिस तरह से हम अभी लड़ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, काई ने कहा। उसकी निगाहें सामने खड़े उस राक्षस से हटी ही नहीं थी। मेरे पास एक उपाय है। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे उसका पूरा ध्यान तुम पर रहे? मुझे उसका ध्यान भटकाना है, शायद उसे कुछ पल के लिए ही सही, काबू में करना है। मैं कोशिश कर सकता हूं, गैरी ने जवाब दिया, अंदर वापस जाने की तैयारी करते हुए उसके बाल खड़े हो गए। तो हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे, काई ने कहा। उसने अपने पूरे भेड़िया रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बदला और फैला, उसके हाथों में मौजूद हथियार भी प्रतिक्रिया करने लगे। ल्यूपस ने बताया था कि इन तलवारों में एक विशेष कौशल समाहित है, जो इन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की क्षमता देता है। शायद लूपस के मन में तलवारें बनाते समय जो छवि थी, उसी के चलते, या शायद काई के वेवुल्फ वर्ग के अनुरूप हथियारों के कारण, तलवारें अपना आकार बदलने लगी। नुकीले दांतों वाली धारदार ब्लेड घूमी और काई के मुंह के सामने लिपट गई, जिससे उसका थूथन तेज धार वाले स्टील के चमकदार कवच से ढक गया। दूसरी तलवार रूपांतरित होकर उसके सिर के शीर्ष से जुड़ गई और एक विशाल, घुमावदार सींग जैसी वस्तु में तब्दील हो गई जो मौलिक ऊर्जा से जगमगा रही थी। वह किसी प्राचीन, कवचधारी पौराणिक जीव जैसा दिख रहा था। शांत रहो, गैरी, काई ने अपने नए धातु के मुंह से गुर्राते हुए कहा। अगर हम अपने हमलों में तालमेल बिठा लें तो हम जीत सकते हैं। अध्याय 1830, मुझे काई पर भरोसा है। जब गैरी ने अपने बगल में खड़े काई को देखा, तो उसे पल भर के लिए तीव्र ईर्ष्या का अनुभव हुआ। उन हथियारों के प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक था, ऐसी वस्तुएं जो इच्छा अनुसार रूप बदलकर काई के विशेष रूप से मेल खा सकती थी। ये इंजीनियरिंग और जादू का ऐसा चमत्कार था जो लगभग अन्यायपूर्ण प्रतीत होता था। इतना ही नहीं, ल्यूपस द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किया गया कवच भी तरल प्रतीत होता था, जो काई के शक्तिशाली, चारों पैरों पर चलने वाले भेड़िया रूप में आने पर अपने आकार और आकृति को अनुकूलित करने के लिए अपनी प्लेटों और जोड़ों को स्थानांतरित करता था। लेकिन गैरी जानता था कि उसके पास ईर्ष्या में डूबने का समय नहीं है। उन्हें एक अद्वितीय, महत्वपूर्ण कार्य करना था, और एक प्राचीन शत्रु उनके ठीक सामने खड़ा था, जो ऐसी दुर्भावना फैला रहा था जिससे पूरे पाक के नष्ट होने का खतरा था। एम्बर डैश सक्रिय हो गया है। गैरी सबसे पहले आगे बढ़ा, नारंगी और काले रंग की धुंधली सी झलक उसके कदमों में दिख रही थी, जैसे वह इधर उधर उछल रहा हो। शैडो ऐश की ज्वालाओं और उसके पैरों में केंद्रित ची की संयुक्त शक्ति ने उसे एक प्रणोदक की तरह काम करते हुए कंक्रीट से अविश्वसनीय गति से उछाल दिया। उस विस्फोटक गति का मुकाबला करने के लिए काई भी ठीक वैसा ही कर रहा था। वह एक चांदी के भूत की तरह चलता हुआ, गैरी के साथ तालमेल बिठाते हुए उछल रहा था, और जहां उसके पंजे फुटपाथ पर पड़ते थे, वहां जमीन थम सी जाती थी। जब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, तो गैरी ने पहला दांव खेला। उसने अपने युद्ध हथौड़े को एक विशाल चाप में घुमाया, लेकिन उनजुकू के फैले हुए हाथ ने उस वार को रोक दिया। हालांकि गैरी का हमला तो बस शुरुआत थी। जब उनजुकू ने काई के आने वाले वार को रोकने के लिए अपना वजन दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, तो चांदी के भेड़िए ने अपनी गति बढ़ा दी। उसका समय एकदम सटीक था। काई ने छलांग लगाए और अपने सिर पर लगे तेज सींग से उनजुकू की पसलियों के एक हिस्से को चीर डाला। जनक के शरीर के किनारे पर एक गहरा, टेढ़ा मेढ़ा घाव हो गया, और काई की मौलिक शक्ति के प्रभाव से उसके किनारे तुरंत जम गए। इस प्रहार के तुरंत बाद काई ने फिर छलांग लगाए और अपने धातु से ढके दांतों को उनजुकू की बांह पर रगड़ा, जिससे और अधिक गहरा खून निकला। वह अपने हथियारों से जुड़ाव के माध्यम से इसे महसूस कर सकता था। ल्यूपस द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों से उसकी मौलिक शक्तियां और शारीरिक क्षमताएं निस्संदेह बढ़ गई थीं। तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटे छोटे खरोंच मुझे चोट पहुंचाएंगे? उनजुकू ने गुस्से से भरी कर्कश आवाज में कहा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी त्वचा पर जमे हुए धब्बे चटकने और मिटने लगे, और लाल धुंध उसकी पसलियों पर लगे घाव को भरने लगी। उसने कुछ पल के लिए काई की बात अनसुनी कर दी और अपना सारा गुस्सा गैरी पर निकाल दिया। गैरी और काई दोनों ही स्थिति की वास्तविकता को जानते थे। जिस तरह से वे अभी हमला कर रहे थे, काई के लगातार और सटीक हमलों के बावजूद, वह काफी नहीं था।
ये छोटे छोटे घाव मिलकर भी इतने गंभीर नुकसान का कारण नहीं बन सकते थे कि इस स्तर के प्राणी को रोक सके। यह कोई सामान्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिससे वे लड़ रहे थे। काई ने अंतिम रणनीति के लिए जो भी योजना बनाई हो, उनजुकू को इससे कहीं अधिक कमजोर करना जरूरी था। इसीलिए गैरी को सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला बनना था। अपनी भूमिका को भली भांति समझते हुए गैरी ने एक ही हाथ से पूरी ताकत से हथौड़ा चलाया। अनुमानतः पहले की तरह ही इस बार भी उनजुकू ने उसका वार रोक दिया। लेकिन इस बार गैरी ने रोके गए वार की गति का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे शरीर को घुमाया। वह चक्रवात की तरह तेजी से घूमा और अपनी मुट्ठी से उनजुकू के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। उसके लाइकन बल और ची की संयुक्त शक्ति से यह प्रहार जोरदार हुआ। हालांकि गैरी अब बहुत करीब था और उसने तेजी से 2 वार किए थे, इसलिए वह असुरक्षित हो गया था। उनजुकू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना घुटना सीधे गैरी के पेट पर ऊपर की ओर मारा। गैरी के मुंह से खून की बौछार फूट पड़ी। उसका कवच टिका रहा, जिससे उसके पेट के अंग बाहर नहीं निकले, लेकिन प्रचंड गतिज बल ने उसके आंतरिक अंगों को हिला दिया। उसने हथौड़ा गिरा दिया, हथियार जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन घुटने के वार से हवा में उछलने के बजाय गैरी ने हाथ बढ़ाकर उनजुकू के विशाल कंधों को पकड़ लिया और खुद को उस राक्षस से जकड़ लिया। ज्वालामुखी विस्फोट सक्रिय हो गया है। गैरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसका पूरा शरीर शैडो ऐश की ज्वालाओं के एक भयंकर स्तंभ में तब्दील हो गया। अचानक उत्पन्न हुई गर्मी और दबाव ने उनजुकू के शरीर को नीचे की ओर धकेल दिया, और गैरी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना सिर सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के माथे पर जोरदार प्रहार किया। उनजुकू ने जवाबी कार्रवाई में गैरी के पेट पर 2 जबरदस्त, हड्डियां तोड़ देने वाले प्रहार किए, लेकिन गैरी डटा रहा। उसने हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला करता रहा, एक क्रूर और थका देने वाले युद्ध में एक एक वार सहता रहा। वार गैरी पर सटीक पड़ रहे थे, यहाँ तक कि उसका मजबूत वेयरवुल्फ शरीर भी सूजने और चोटिल होने लगा था, और उनजुकू के मुक्कों से उसके कई दांत टूट चुके थे। फिर भी गैरी आगे बढ़ता रहा। अरे मूर्ख, क्या तुमने अपनी सारी ताकत लगा दी है? क्या अब तुम बस जान से मारने की बेताब कोशिश कर रहे हो? उनजुकू चिल्लाया। उसने गैरी को एक जोरदार अपरकट मारा जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। फिर उछलकर उसने अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया और उसे पल भर के लिए जमीन पर गिरा दिया। दर्द की लाल धुंध के बीच उनजुकू चांदी के भेड़िए काय को उनके चारों ओर बड़े बड़े घेरे बनाते हुए दौड़ते हुए देख सकता था, मानो वह हमला करने से इनकार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह गैरी की इस बेबसी का फायदा उठा पाता, शैडो ऐश भेड़िया फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं और उसने अपनी क्षमताओं को एक बार फिर सक्रिय कर दिया। तुम्हें पता है मैं ठीक कर सकता हूं। तुम अपनी सारी शक्ति व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो, ये सब बेकार है। उनजुकू दहाड़ा। जैसे ही गैरी का शरीर आखिरी वार से जमीन पर घिसटता हुआ गिरा, उसने दर्द को नजरअंदाज किया और तीसरी बार हमला किया, अपने हाथों में हथौड़ा वापस बुलाकर उसे हताशा और बेतहाशा गुस्से से घुमाया। नहीं, ऐसा नहीं है। गैरी ने मन ही मन चीखा, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। गैरी के पास एक और खास हुनर था। रूपांतरणों से बहुत पहले, उसे प्राप्त हुए पौराणिक रूपों से बहुत पहले, उसकी प्रणाली का एक मूल हिस्सा था जिसने बार बार उसकी जान बचाई थी। अब सब कुछ दांव पर लगाने का समय आ गया था। लास्ट स्टैंड सक्रिय हो गया है। गैरी अब अपनी बची हुई ऊर्जा की परवाह किए बिना अपनी हर कुशलता का इस्तेमाल कर रहा था। वह इस बात की परवाह किए बिना हथौड़ा चला रहा था कि वह कितनी सुरक्षा को खुला छोड़ रहा है या उनजुकू उसके शरीर पर कितना भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वह जानता था कि अब तक उसे मर जाना चाहिए था, शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। वह इसलिए चलता रहा क्योंकि उसे सबसे ज्यादा एक चीज पर भरोसा था, उसे काय पर भरोसा था। गैरी, काय चिल्लाया। चांदी के भेड़िए ने आखिरकार अपना गोलाकार घेरा तोड़ दिया, पूरी ताकत से आगे बढ़ा और अपने वेयरवुल्फ रूप में परिवर्तित हो गया। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में उसने पदक पकड़ रखा था। वह सीधे उनजुकू के सामने की ओर बढ़ रहा था, मानो आत्मघाती हमला कर रहा हो। तुम क्या योजना बना रहे हो? उनजुकू चिल्लाया और काय के हमले का सामना करने के लिए अपना शरीर घुमाया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, गैरी ने एक ऐसी क्षमता का प्रयोग किया जिसका वह शायद ही कभी इस्तेमाल करता था, लेकिन जो उसकी वर्तमान स्थिति के लिए एकदम सही थी। चुंबकीय गर्जना।
गैरी के गले से एक विशाल कंपन करती हुई चीख निकली, जो पूरी तरह से उनजुकू को चुनौती देने वाली एक ध्वनि तरंग थी। सामान्य परिस्थितियों में चुंबकीय चीख जैसी क्षमता उनजुकू पर कारगर नहीं होती, लेकिन वह पदक अपना असर दिखा रहा था। प्राचीन कलाकृति की निकटता ने उनजुकू की मानसिक सुरक्षा को बस कुछ पल के लिए ही कमजोर कर दिया। उसे बस एक सेकंड के अंश के लिए ही काम करना था। उनजुकू का हाथ, जो काय की ओर था, क्षण भर के लिए उसकी सहज प्रवृत्ति के बहकावे में आने पर गैरी की ओर खींच गया। उसने इस विवशता से संघर्ष किया, जिससे वह शारीरिक रूप से कुछ क्षण के लिए झिझक में फंस गया। काय ने अपनी दौड़ की गति का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी तलवार से उनजुकू की छाती को भेद दिया। तलवार की धार उसके हृदय में गहराई तक धंस गई। दूसरे हाथ से उसने पदक को सीधे उनजुकू की छाती में घुसा दिया और अपनी सारी तात्विक शक्ति का प्रयोग करते हुए घाव को अंदर से बाहर तक जमा दिया। मर जा, उनजुकू, काय चिल्लाया, जिसकी आवाज टावर लैंड के खंडहरों में गूंज उठी। अध्याय 1831, उसकी शक्ति को आत्मसात करना। एक बार पहले भी इस पदक के प्रयोग से दुनिया का उद्धार हुआ था, लेकिन गैरी और काय जिस लड़ाई का सामना कर रहे थे, वो पुरानी कहानियों से बिल्कुल अलग थी। अतीत में नायकों को दो शक्तिशाली व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था, जो एक विशेष उच्च स्तरीय सीलिंग मंत्र का प्रयोग कर सकते थे। एक ऐसा अनुष्ठान जिसने उनजुकू को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय उसे बांध कर रखा था। इस बार उनके पास उस रहस्यमयी सहायता का सहारा नहीं था। वे अकेले थे, जिसका मतलब था कि उन्हें जैक और स्टीव द्वारा पहले किए गए नुकसान से भी कहीं अधिक शारीरिक क्षति पहुंचानी थी। स्थिति और भी बदतर हो गई, क्योंकि उनके सामने खड़ा उनजुकू कहानियों में वर्णित उनजुकू से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। मेडेलियन के सक्रिय होने के बावजूद वे उसके मानसिक नियंत्रण को मुश्किल से ही दबा पा रहे थे। काय समझ गया था कि लाल धुंध, वह शक्ति जिसे ब्लिस ने एक ऐसी ऊर्जा बताया था जो लगभग उनजुकू की अपनी नहीं थी, फिर भी उसे अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति प्रदान कर रही थी। उसकी पुनर्जीवन शक्ति और उसके प्रहारों की प्रबलता अभी भी बरकरार थी। हालांकि काय के मन में एक सिद्धांत था, यदि मिडवाक पर पदक का प्रयोग करने से उसकी भ्रष्ट शक्ति सफलतापूर्वक दूर हो गई थी, तो क्या होगा यदि उस पदक को सीधे उनजुकू के शरीर में स्थापित कर दिया जाए। निश्चित रूप से इससे उस धुंध के स्रोत पर कुछ न कुछ निष्प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। सबसे कठिन काम, जाहिर है, उसके इतने करीब पहुंचना था कि उसे स्थापित किया जा सके, एक ऐसा कारनामा जो गैरी के निस्वार्थ बलिदान के बिना असंभव होता। गैरी ने अपनी जान की कीमत पर मोर्चा संभाले रखा, और इस तरह एक सुनहरा मौका मिल गया। काय ने सफलतापूर्वक उस पदक को सीधे उनजुकू की छाती पर बने गहरे घाव में जमा दिया। उनजुकू 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया, उसकी हरकतें अचानक भारी और बेतरतीब हो गईं। तुमने मेरे साथ क्या किया? उनजुकू हौंकते हुए बोला। उसे महसूस हो रहा था कि लाल धुंध, वही आभा जिसने उसे वह बनाया था, धीरे धीरे मिटने और टिमटिमाने लगी है। गैरी अभी रुका नहीं था। अपने टूटे हुए शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए, उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और अपने युद्ध हथौड़े से सीधे उनजुकू की जांघ पर वार किया। उसने छाती के आसपास जमी बर्फ पर वार करने से बचने का पूरा ध्यान रखा ताकि पदक अपनी जगह से न हिल जाए। उस जोरदार गति ने उनजुकू की घनी मांसपेशियों और हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। पहली बार उस पूर्वज ने फ्रैक्चर की असहनीय पीड़ा महसूस की। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, उनजुकू ने कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया। एक सफल प्रहार के बाद ही उसकी आवाज कांप रही थी। गैरी ने निर्णायक वार करने के इरादे से हथौड़ा फिर से उसी जांघ की ओर घुमाया। वह जानता था कि अगर वह ठीक उसी जगह पर दूसरा वार कर पाता, तो राक्षस को हमेशा के लिए अपाहिज करने का मौका मिल जाता। हालांकि उनजुकू अब अपने विरोधियों को कम नहीं आंक रहा था। उसकी टांग पर बने अजीब से चमकते निशान की शक्ति को देखकर वह पहले से कहीं अधिक सावधानी से आगे बढ़ा। उसने ठीक समय पर अपना पैर पीछे खींच लिया। हथौड़ा हवा में झूलता हुआ जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरा, जिससे कंक्रीट चकनाचूर हो गया, लेकिन उनजुकू का पलटवार तेज था। एक जोरदार मुक्के ने गैरी के चेहरे पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया और वह प्लाजा के उस पार दर्जनों मीटर तक घिसटता चला गया। काय ने दबाव कम नहीं किया। उसने उनजुकू की पीठ पर 2 जोरदार वार किए, जिससे गहरे घाव हुए और बर्फ तुरंत जम गई। इस लड़ाई में पहले भी कई बार बर्फ पिघली या टूटी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेडेलियन अपना काम कर रहा था, जिससे उस जनक की पौराणिक पुनर्जीवन प्रक्रिया धीमी हो गई थी।
जैसे ही काई ने दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उनजुकू ने कुछ ऐसा किया जिसकी काई ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बाद में ये समझ में आया कि घिरे हुए शिकारी के लिए यही एकमात्र तार्किक कदम था। उनजुकू ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और हवा में ऊंची छलांग लगाई। एक ही छलांग में पूरे मैदान को पार कर गया। वह पार्क के हॉन्टेड हाउस आकर्षण के ठीक सामने जोर से उतरा। अरे बाप रे, क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है? हमें अभी उसके पीछे जाना होगा वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। काय चिल्लाया। वो उसके पीछे दौड़ने लगा लेकिन गैरी को जमीन पर गिरते देख रुक गया। गैरी की आखिरी लड़ाई आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसका शरीर चरमरा रहा था और उसे आराम की सख्त जरूरत थी ताकि वह दोबारा मैदान में उतरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटा सके। वह लड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन अब वह उसी बेपरवाह अंदाज में नहीं लड़ सकता था जैसा उसने अभी अभी दिखाया था। जब काय ने भूतिया घर की ओर देखा, तो उसके सबसे बुरे डर सच हो गए। उनजुकू छिपने के लिए नहीं भाग रहा था, वह खाने के लिए भाग रहा था। वह पास के लालची भेड़ियों को पकड़ रहा था, उन पर टूट पड़ रहा था और उन्हें उन्मादी भूख से वहीं खा रहा था। जैसे जैसे वह अपनी ही जाति के लोगों को खा रहा था, उसकी पीठ के घाव और टूटी हुई टांग फिर से जुड़ने लगे। वह उस शक्ति को वापस पा रहा था जिसे उन्होंने उससे छीनने के लिए बहुत मेहनत की थी। हॉलर के कुछ सदस्यों ने दावत रोकने के लिए बीच में आने की कोशिश की, लेकिन उनजुकू ने एक ग्लूटन को झट से पकड़ लिया और उसे एक जीवित प्रक्षेपास्त्र की तरह उन पर फेंक दिया। फेंके जाने के बावजूद बेसुध ग्लूटन हॉलर से चिपक गया और उन्हें फाड़ने लगा। गैरी, मेरी बात सुनो। ध्यान केंद्रित करो। काय अपने दोस्त के बगल में घुटने टेकते हुए बोला। अभी हमारे पास उसे हराने का आखिरी और सबसे अच्छा मौका है, जब वह अभी भी खाने में व्यस्त है। हमें उसे जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। मुझे पता है कि तुम उस हथौड़े की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे हो क्योंकि इसमें बहुत जोखिम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इसे खत्म करने के लिए काफी होगा। गैरी ने थकी हुई आंखों से ऊपर देखा, मानो वह काय से पूछने ही वाला था कि उसके मन में क्या चल रहा है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, धुएं के बीच से दो आकृतियां उनकी ओर आ गईं। अगर आप खतरे में हैं, तो चिंता मत कीजिए। हम आपको खतरे से वापस ले आएंगे, शिन ने दृढ़ और संकल्पित स्वर में कहा। आप लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, मैरी ने उसके बगल में खड़े होकर कहा। अब उठो और अपनी पूरी ताकत लगाओ। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अध्याय 1832 सच्चे अल्फा रूप। दो लूना वुल्फ्स के आगमन ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनकी उपस्थिति ने संकेत दिया कि अब अंततः अपने शस्त्रागार में मौजूद सबसे खतरनाक दोधारी तलवारों में से एक का उपयोग करने का समय आ गया है। एक ऐसी शक्ति जिसे वे तब तक बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे जब तक कि कोई और विकल्प नहीं बचा था, उनका ट्रू अल्फा रूप। गैरी घंटों से मानसिक रूप से जोखिमों का आकलन कर रहा था। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वारहैमर की आत्मा को सोखने वाली विशेष क्षमता को सक्रिय करना अधिक विनाशकारी होगा या अपने मन को ट्रू अल्फा अवस्था में समर्पित करना। अंततः वह जानता था कि रूपांतरण ही बेहतर सामरिक विकल्प था। हथौड़े के विपरीत, जो मैदान में मौजूद हर सहयोगी को अंधाधुंध कमजोर कर देता, ट्रू अल्फा रूप को नियंत्रित किया जा सकता था। उनके साथ जिन और मैरी थीं, जो भावनात्मक और रहस्यमय सहारा प्रदान करने में सक्षम थीं, ताकि अगर वे अत्यधिक हिंसक उन्माद में डूब जाएं तो उन्हें वापस पटरी पर लाया जा सके। चलो शुरू करते हैं, गैरी ने दृढ़ निश्चय से भरी कर्कश आवाज में चिल्लाया। वह सीधा खड़ा हुआ और जिन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी क्षण काय ने मैरी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रतिक्रिया पल भर में हुई। एक तीव्र वायुमंडलीय परिवर्तन उन चारों में फैलने लगा। शिन और मैरी के शरीर एक अलौकिक प्रकाश से चटकने और स्पंदित होने लगे, मानो चंद्रमा का सांद्रित सार सीधे उनकी त्वचा से प्रवाहित हो रहा हो। प्राचीन प्रतीक उनके चमकते शरीर पर खुद को उकेरने लगे, जो शानदार, दिव्य प्रतीकों से जगमगा रहे थे, जिन्हें मानवीय भाषा में व्यक्त करना असंभव था। जैसे ही लूनास के ऊपर एक अलौकिक, पारदर्शी कवच प्रकट हुआ, उनकी शक्ति तरल चांदी की तरह बहने लगी। उनके बगल में, दोनों अल्फास में एक ऐसा रूपांतरण हुआ जो रूप और आभा दोनों में बहुत भिन्न था। काय का शरीर वापस चारों पैरों पर आ गिरा, लेकिन अब वह एक सामान्य भेड़िया नहीं था। उसकी हड्डियां भयानक रूप से घिसने लगी और उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह एक विशाल एसयूवी के आकार का हो गया।
उसके फर का भूरा रंग बदल गया और जगह जगह बर्फीले क्रिस्टलीय सफेद रंग में बदल गया। दिलचस्प बात यह है कि इस चरम रूप में भी ल्यूपस द्वारा बनाए गए हथियार उसके साथ साथ विकसित हो गए और उसके विशाल नए आकार के अनुरूप बड़े हो गए। फिर गैरी था। नोक्टन एपेक्स फॉर्म सक्रिय हो गया। गैरी का शरीर एक भयानक मांसल घनत्व के साथ फूलने लगा। उसके बाल गहरे काले रंग में बदल गए, इतना गहरा कि ऐसा लगा मानो उसने थीम पार्क में बची हुई थोड़ी सी रोशनी को भी निगल लिया हो। एक घना काला कोहरा उसके चारों ओर एक जीवित लिबादे की तरह लिपट गया, जो उसकी तेज धड़कन के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर धड़क रहा था। अंधेरे के आवरण के बीच से पिघले हुए नारंगी रंग की धारियां उसके बालों से रिसने लगी, मानो उसकी नसों में जीवित लावा की दरारें धड़क रही हो। उसकी छाती के बीचों बीच एक अंग नरक की भट्टी की तीव्रता से चमक रहा था। एक दूसरे के बगल में खड़े ये चार भव्य भयानक जीव आग और चांदी के किसी भयानक सपने से जन्मे प्राणियों की तरह लग रहे थे। मैरी और शिन इन दो विशालकाय जीवों के बीच में खड़ी थी, मानो तूफान के केंद्र की तरह स्थिर खड़ी हो। सवाल बना हुआ था, क्या इस स्थिति में अल्फाज सबसे पहले जो देखेंगे उस पर हमला कर देंगे? क्या वे आपस में ही भिड़ जाएंगे, या क्या वे लूनास पर हमला करने की हिम्मत भी करेंगे? जैसे ही एक सहज प्रवृत्ति जागृत हुई, गैरी और काय कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ने लगे। उनकी समन्वित शक्ति का एक भयावह प्रदर्शन देखने को मिला। गैरी ने अपने विशाल पंजों को कंक्रीट में गाड़ दिया और हवा में छलांग लगाई। उसके पीछे जेट इंजन की तरह शैडो ऐश की लपटों की एक लकीर उठ रही थी। उसी समय काय जमीन पर तेजी से दौड़ा, अपने पीछे उबड़ खाबड़ परमाफ्रॉस्ट का निशान छोड़ता चला गया। दोनों लूना उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि अपनी शक्तिशाली अवस्था के बावजूद वे एपेक्स भेड़ियों की तीव्र गति के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे थे। बेहतर होगा कि हम सीधे इस लड़ाई में शामिल न हो, शिन ने मैरी से चिल्लाकर कहा। हमारी मुख्य भूमिका है कि जब मौका मिले तो उन्हें वापस ले आएं। अगर उन ज़ुकु से लड़ते हुए हमें चोट लग गई, तो हम अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। पास रहो, लेकिन दूरी बनाए रखो। मैरी ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें सामने होने वाली तबाही पर टिकी हुई थी। उन ज़ुकु, जो अपनी सेहत सुधारने के लिए बेतहाशा ग्लूटेन्स खा रहा था, ने महसूस किया कि दो अल्फा उसके करीब आ रहे हैं। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, गैरी आसमान से नीचे उतर आया। उसने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को नीचे की ओर घुमाया, और उसकी मुट्ठियां गिरते हुए पत्थरों की तरह उन ज़ुकु के सिर पर जा टकराईं। नारंगी लपटों का एक भीषण विस्फोट चारों दिशाओं में फैल गया, और उन ज़ुकु के पैरों तले जमीन धंस गई। वह किसी तरह सीधा खड़ा रहा, अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उस भयंकर प्रहार को सहते हुए, लेकिन वह पूरी तरह असुरक्षित था। काय ने तुरंत इसका फायदा उठाया और अपनी विशाल थूथन को सीधे उन ज़ुकु के मध्य भाग पर दे मारा। उसका कवचधारी सींग एक भयानक कर्कश ध्वनि के साथ टकराया, और उसकी नोक से केंद्रित सफेद ऊर्जा की एक किरण निकली, जिसने उन ज़ुकु को पीछे की ओर धकेल दिया। वह उड़ता हुआ भूतिया घर के ढांचे से टकरा गया। हालांकि इसके तुरंत बाद ही एपेक्स रूप का खतरा सामने आ गया। उन ज़ुकु का पीछा करने के बजाय गैरी का उग्र स्वभाव भड़क उठा। उसने हाथ बढ़ाया, काय की विशाल घनी पूंछ पकड़ी और चांदी के भेड़िए को हवा में उछालते हुए उसे जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे हड्डियां कांप उठी। धिक्कार है, शिन ने गुस्से से कहा, उसकी भौहें तन गईं। मुझे ठीक इसी बात का डर था। वह झपट्टा मारकर गैरी के थूथन पर सटीक प्रकाश से भरपूर मुक्का मारा। अपने पिछले अनुभवों से वह जानती थी कि यद्यपि एपेक्स रूप उन्मादी था और लूनास पर भी हमला कर सकता था, फिर भी उनमें थोड़ी सी पहचान बाकी थी जो अल्फास को उनके खिलाफ अपनी घातक शक्ति का प्रयोग करने से रोकती थी। जिन गुर्राते गैरी के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या वह पलटवार करेगा, तभी काय का भेड़िया रूप बगल से झपटा और गैरी के पार्श्व भाग पर वार किया। गैरी ने वार रोकने के लिए अपना विशाल धुंध से ढका हाथ उठाया, लेकिन काय के दांत उसकी कवचधारी त्वचा में धंस गए। काय कमजोर बिल्कुल नहीं था। अपने रूप बदलने की क्षमता के कारण वह आसपास के सभी वेयरवुल्फ से शक्ति खींच रहा था, जिसमें सैकड़ों ग्लूटन भी शामिल थे। हालात तब और बिगड़ गए जब एक बड़ा क्षतिग्रस्त वाहन, जो पहले एक हौलका था, उनकी हाथापाई के बीचों बीच आ गिरा। इससे राक्षसों को मामूली नुकसान तो हुआ, लेकिन टक्कर के कारण उन्हें अपना ध्यान वापस हॉन्टेड हाउस की ओर मोड़ना पड़ा। हमें बस उन्हें आपस में लड़ने से रोकना है और उन्हें उन ज़ुकु की ओर ही केंद्रित रखना है।
मैरी चिल्लाए। दोनों लूना ने बड़ी कुशलता से आगे बढ़ते हुए अल्फाज के आक्रमण को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। कार की टक्कर से झटका लगने के बाद गैरी का ध्यान फिर से उस आकर्षण के खंडहरों की ओर गया। वह एक बार फिर हवा में उछला, उसका पूरा शरीर एक छोटे से सूर्य की तरह चमक उठा। वह एक धूमकेतु की तरह नीचे आया और हॉन्टेड हाउस से टकरा गया, जिससे पूरी इमारत चूर चूर होकर धूल के ढेर में तब्दील हो गई। जैसे ही मलबा छंटने लगा, उनजुकू मलबे के बीच खड़ा दिखाई दिया। उसका एक हाथ विकृत और अजीबोगरीब कोण पर लटका हुआ था, जो संयुक्त हमले से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हा हा, उनजुकू हंसा, एक गहरी घरघराहट भरी आवाज में। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर ये भयानक रूप क्यों धारण कर लेते हैं? क्योंकि तुम्हारा वेयरवुल्फ रूप मूल रूप से कमजोर है। तुमने दूसरे जीवों, बुरे सपनों और तत्वों की शक्ति को अपने रूपांतरण को प्रभावित करने दिया। और अब तुम्हें लगता है कि तुम उस कमजोर शक्ति का इस्तेमाल करके मेरा सामना कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारे जैसे शक्तिशाली जानवरों का सामना किए बिना जी चुका हूं? उनजुकू की मांसपेशियां गड़गड़ाने और फड़कने लगी, क्योंकि वह अपने बुरी तरह घायल हाथ को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बची हुई लाल आभा को इकट्ठा करना शुरू किया और धुंध को अपनी हथेली में संघनित कर लिया। दर्द से कराहते हुए उसने अपने पंजे अपनी छाती में गाड़ दिए, त्वचा को चीरते हुए उस बर्फ को चकनाचूर कर दिया जिसने पदक को अपनी जगह पर टिका रखा था। एक झटके में उसने प्राचीन कलाकृति को अपनी छाती से फाड़कर निकाल लिया। उसका चेहरा असहनीय दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने अपनी पकड़ और कस ली, और गैरी या काई के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही पदक चूर चूर होकर धूल में मिल गया, हवा में उड़कर मानो राख हो गया। अध्याय 1833। अब और पदक नहीं। जैसे ही पदक चकनाचूर हुआ, उनजुकू के शरीर से ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट हुआ। लाल धुंध की एक विशाल, दम घोंटने वाली लहर बाहर की ओर फैल गई, जो उसके शरीर के चारों ओर एक जीवित, द्वेषपूर्ण इरादे के आवरण की तरह चक्कर लगा रही थी। ये भयावह घनत्व के साथ इकट्ठा होता गया, एक आभा की चादर में तब्दील हो गया जो उसके शरीर के हर इंच पर चिपक गई। देखने वालों को ऐसा लगा मानो उनजुकू का आकार शारीरिक रूप से दुगुना हो गया हो। उसकी उपस्थिति इतनी भारी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की हवा भी विकृत हो रही हो। मैरी और शिन, जो सांस रोककर यह सब देख रही थी, उनका दिल बैठ गया। वे जानती थी कि उस पदक का कितना महत्व था, यह उनके लिए उसकी दैवीय शक्ति को दबाने का मुख्य हथियार था। उस प्राचीन सहारे के बिना, वे सोचने लगी कि आखिर वे ये युद्ध कैसे जीत पाएंगी। मनोवैज्ञानिक आघात शारीरिक आघात जितना ही भयानक था, लेकिन उनके मन में एक और भी ज्यादा चिंताजनक विचार घर करने लगा। क्या हमें अब अंदर जाना चाहिए? मैरी ने कांपती आवाज में पूछा, और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब जब उनके पास मेडेलियन नहीं है, तो उनजुकू की नियंत्रण शक्तियां उन पर फिर से काम करेगी, है ना? अगर वह उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, तो वे पलटवार नहीं कर पाएंगे, वे उसके कठपुतली बन जाएंगे। हालांकि युद्ध क्षेत्र की तात्कालिक वास्तविकता उसके डर से बिल्कुल अलग थी। काय पहले ही हरकत में आ चुका था, उसकी आदिम प्रवृत्ति ने उसके बचे खुचे सदमे को भी दबा दिया था। एक भयानक गुर्राहट के साथ आगे बढ़ते हुए, वह खंडहरों के पार दौड़ पड़ा, उसके विशाल जबड़े चौड़े खुल गए और उसके मुंह से बर्फ का एक तीव्र विस्फोट निकला। उनजुकू ने अपनी विशाल आभा से ढकी भुजा को ऊपर उठाया और आसानी से बर्फ के प्रहार को रोक दिया। उसकी लाल आभा से निकलने वाली अपार शक्ति इतनी तीव्र थी कि बर्फ जमने से पहले ही पिघलकर भाप में बदलने लगी। जैसे ही काय उसके पास पहुंचा, उनजुकू ने अपना बचाव छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से चांदी के भिड़िए के सिर पर मुक्का मारा, जिससे वह इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि नींव में दरार पड़ गई। लगभग उसी समय, उनजुकू ने महसूस किया कि गैरी अंधेरे से उसकी ओर झपट्टा मार रहा है। बिना सिर घुमाए ही, उस जनक ने एक जोरदार लात मारी, उसकी एड़ी गैरी के पेट पर लगी। इस प्रहार से काला भेड़िया पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन गैरी की गति अनवरत थी, वह हवा में पलटा और फिर से उनजुकू की ओर छलांग लगाई। जैसे ही उनजुकू ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके चारों ओर फैली लाल आभा एक भौतिक तंतु की तरह फैलती और खींचती हुई प्रतीत हुई। छलांग लगाते समय वह आभा गैरी की कमर से लिपट गई, एक सर्प की तरह कसकर कुंडली मार ली और फिर उसे अखाड़े के पार फेंक दिया, जिससे वह जमीन पर मजबूती से गिर पड़ा।
दोनों अल्फाओं के संभलने से पहले ही उनजोकू ने झुककर काय की पूंछ पकड़ ली और अपने विशाल शरीर को सीधे उस जगह की ओर फेंक दिया जहां गैरी खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दोनों दैत्य प्रेतवादित घर के मलबे में एक साथ गिर पड़े, काले और चांदी के रंग के फर का एक अव्यवस्थित ढेर। वे स्पष्ट रूप से अभी भी लड़ने में सक्षम थे, लेकिन जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुए, समस्या सामने आ गई। उनजोकू की ओर अपना क्रोध मोड़ने के बजाय वे दोनों अचानक एक दूसरे से लड़ने लगे। उनके चरम रूप दिशा का ज्ञान पूरी तरह खो चुके थे। आग और बर्फ के भयंकर विस्फोट के साथ वे एक दूसरे को काटने और घूंसे मारने लगे। उनकी आदिम मानसिकता केवल निकटतम खतरे को ही देख रही थी। अगर वह उन्हें रोक सकता और हम पर हमला करने के लिए मजबूर कर सकता तो अब तक कर चुका होता। शिन ने संघर्ष का विश्लेषण करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरा अनुमान है कि इस अवस्था में वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जब वह अपने नियंत्रण का प्रयोग करता है तो वह मस्तिष्क के सचेत भाग को प्रभावित कर रहा होता है। अभी तो वे पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं। वह कुछ देर रुकी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। खैर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनजोकू को कुछ करने की जरूरत पड़ने से पहले ही वे दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को मार सकते हैं। उनजोकू, जो हमेशा अवसरवादी था, निष्पक्ष लड़ाई की परवाह नहीं करता था। अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों को आपस में लड़ते देख वह हवा में उछल पड़ा। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके हाथों के चारों ओर लाल आभा घनी होकर घूमने लगी और उसने दोनों मुठ्ठियां उनके सिर पर दे मार दी। इस प्रहार से वे जमीन पर गिर पड़े और एक झटके से पूरा थीम पार्क का मैदान हिल गया। सौभाग्यवश सच्चे अल्फा भेड़ियों के शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीले थे और इन रूपों में वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। वे उस भीषण प्रहार से बच गए, लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे और अलग हुए, वे तुरंत उनजोकू की ओर फिर से दौड़ पड़े। उनका तालमेल बिगड़ गया था, लेकिन उनकी आक्रामकता चरम पर थी। गैरी के हमले का सामना करते हुए उनजोकू सतर्क था। उसने अपने शरीर को घुमाया और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए मुख का सीधे गैरी के चेहरे पर मारा। यह प्रहार गैरी द्वारा बनाए गए रक्षात्मक हावभाव को भेद गया। जैसे ही वार लगा, गैरी के शरीर से अत्यधिक गर्मी निकली, जो उसके आंतरिक ताप के कारण स्वतः ही सक्रिय हो गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उनजोकू की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इसे भेदने में सक्षम थी। उसने गैरी का गला पकड़ा और उसे एक बार फिर काय की ओर फेंक दिया। जैसे ही गैरी पास पहुंचा, उसने काय को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां चांदी के भेड़िए के जबड़े को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। काय के मुंह में बर्फ जमने लगी, एक जमा देने वाला पलटवार, लेकिन गैरी ने भी वैसा ही जवाब दिया। गैरी के गले से शैडो ऐश की लपटों की एक सुरंग निकली और सीधे काय के बर्फीले जबड़े से टकरा गई। इस शक्ति की परीक्षा में विजेता स्पष्ट था। गैरी की लपटें और गहरी होती गईं, सीधे काय के मुंह के अंदर घुस गईं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, शिन ने कहा। हस्तक्षेप करने की तैयारी में उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। यह दुविधा बेहद विकट थी। अपने असली अल्फा रूप में उनजोकू उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन वे खुद को ही नष्ट कर रहे थे। अगर लूनास अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके रूपांतरण को उलट देते, तो गैरी और काय होश में आ जाते, लेकिन मेडेलियन के बिना उनजोकू पल भर में उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता। लेकिन अब उन दोनों को देखकर क्या वाकई ऐसा लगता था कि वे इस राज्य में जीत हासिल कर लेंगे? बल्कि वे एक दूसरे के विनाश के कगार पर थे। बेहतर विकल्प क्या है? शिन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसे महसूस हुआ कि अचानक मैरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कसकर दबा दिया। वे कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, शिन। मेडेलियन के बिना भी वे लोग हमेशा से ऐसा करते आए हैं, मैरी ने हताशा और अटूट विश्वास से भरी आवाज में कहा। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ। वे हिम्मत जुटाकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी जिस हालत में वे हैं, उन्हें कोई समाधान सूझ ही नहीं रहा। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैरी ने संघर्षरत भेड़ियों को देखा और उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। इसलिए हमें उन पर भरोसा करना होगा कि वे अपने स्वाभाविक रूप में रहें। हमें उन्हें वापस लाना होगा। तुम सही कह रही हो, शिन ने सहमति जताते हुए कहा। उसकी आभा चमकने लगी थी। एक बार जब उन्होंने उन्हें वापस मोड़ दिया, तो उन्हें बस यही उम्मीद करनी थी कि किसी न किसी तरह असली गैरी और असली काय उनजोकू को हराने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, इससे पहले कि वह उन पर कब्जा कर ले। अध्याय 1834 लूना की चीख।
हालांकि दोनों लूनाओं ने अपनी कार्ययोजना पहले ही तय कर ली थी, लेकिन क्या करना है ये जानना और वास्तव में उसे अंजाम देना दो बिल्कुल अलग बातें थीं। उन्होंने कई सामरिक कारणों से इस अराजक संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से परहेज किया था। एक तो वे काई, गैरी और उनजोकू की अपार विनाशकारी शक्ति से भलीभांति परिचित थे। अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करने के बावजूद उनके कौशल और चंद्र जादू का इस्तेमाल भी थीम पार्क को तहस नहस कर रहे इन शक्तिशाली योद्धाओं के सामने नगण्य साबित होता। वे शक्तिशाली थे और शायद कुछ सेकंड तक टिक सकते थे, लेकिन उनकी सहायता करना एक अलग ही सवाल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब घायल होने का मतलब था कि गैरी और काय को उनकी जंगली अवस्था से बाहर निकालने का समय आने पर वे पूरी तरह से बेकार साबित होंगे। वे अपनी शक्ति बचा रहे थे, चांदी के भूतों की तरह किनारे पर मंडरा रहे थे, कार्रवाई करने के लिए एक सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदर्श रूप से काय और गैरी अकेले ही उनजोकू को बेअसर करने में कामयाब हो जाते, जिससे लूनाओं के लिए अल्फास को वापस सामान्य स्थिति में लाने का सरल कार्य रह जाता। वह भी अपने आप में एक कठिन कार्य होता। इसके बजाय स्थिति एक तीन तरफा दुष्स्वप्न में बदल गई। मैरी और शिन हिचकिचा रही थी, तभी गैरी ने एक जोरदार हड्डी तोड़ देने वाला मुक्का मारा जो सीधे काय के जबड़े पर लगा और चांदी के भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। अखाड़े में मौजूद सभी लोगों में से काय के ट्रू अल्फा रूप को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। हालांकि वह तकनीकी रूप से उनजोकू और गैरी दोनों से तेज था, लेकिन एपेक्स रूप की अति आक्रामक प्रकृति ही उसकी हार का कारण बन रही थी। इसने उसकी रणनीतिक क्षमता को छीन लिया था, जिससे वह एक ऐसे प्राणी में तब्दील हो गया था जो केवल आक्रमण करता रहता था और लगातार अपनी क्षमता से ज्यादा जोर लगाता रहता था। ये वैसा नहीं था जैसा कि काय के एपेक्स रूप ने उनजोकू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और शायद उनजोकू की उपस्थिति ही इन सब चीजों को बदल रही थी। अगर हम जल्दी अंदर नहीं गए तो काय मर जाएगा, मैरी चिल्लाए, उसके हाथ बेचैन ऊर्जा से चमक रहे थे। तुम्हें पता है, हमें अपने कौशल का सही समय पर इस्तेमाल करना होगा, तभी उनका कोई असर होगा। शिन ने पलटवार किया, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और वह उनजोकू की हरकतों पर नजर रख रही थी। चिंता मत करो, मैं उसे देख रही हूँ। उनजोकू जैसा है, वह जीतने का सबसे अच्छा मौका पाने के लिए कुछ भी करेगा। वह मौका नहीं छोड़ेगा, वह बहुत लालची है। शिन की भविष्यवाणी सही साबित हुई। गैरी ने जमीन पर गिरे काय को अंतिम प्रहार देने के लिए अपने दोनों विशाल धधकते हाथों को सिर के ऊपर उठाया, तभी उनजोकू को मौका मिल गया। वह आगे बढ़ा और लाल आभा से भरी अपनी मुट्ठी सीधे गैरी के खुले पेट पर मारी। इस प्रहार से गैरी बेदम होकर झुक गया और इसी अफरा तफरी में उस खूंखार काय ने अपने जबड़े बंद कर लिए और गैरी की टांग पर जोर से काट लिया। उनजोकू पहले से ही गैरी को खत्म करने के लिए तैयार था, उसके हाथ घातक ऊर्जा से चमक रहे थे और वह गैरी की खोपड़ी कुचलने के लिए तत्पर था। उसी समय उसने अपना भारी पैर नीचे पटका, काय की छाती को कुचलने के इरादे से। अगर उनजोकू के बारे में एक बात वे जानते थे, तो वह थी उसकी अतृप्त लालच। वह अपने दोनों सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों को एक ही निर्णायक क्षण में उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर खत्म करना चाहता था। लूना परिवार को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने हमला बोल दिया। अभी शिन चिल्लाए, उसकी आवाज अधिकारपूर्ण ढंग से गूंज रही थी क्योंकि उसने और मैरी ने एक साथ एक भावपूर्ण धुन में अपने मुंह खोले। एजिस हाउल एक जादुई दहाड़ उत्सर्जित करता है जो आसपास के सहयोगियों की रक्षा को बढ़ाता है और दहाड़ के समय आने वाले नुकसान के एक हिस्से को वापस परावर्तित करता है। जैसे ही चीख की ध्वनि तरंग से पूरा वातावरण कांप उठा, उनजोकू की मुट्ठी गैरी से टकराए। हालांकि हड्डी के टूटने की आवाज के बजाय प्रहार स्थल पर चमकती ऊर्जा की एक अजीब सी लहर फूट पड़ी। ये बल तीव्र तीव्रता से वापस परावर्तित हुआ और सीधे उनजोकू की छाती पर लगा। परावर्तित शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसने उनजोकू को पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। क्योंकि मैरी और शिन अलग अलग समूहों से थीं, इसलिए उनकी शक्तियां एक अनोखी आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होती थीं। उनजोकू द्वारा उन दोनों पर हमला करने के ठीक उसी क्षण का इंतजार करके उन्होंने एक ऐसा फीडबैक लूप बनाया जिससे ऐसा महसूस हुआ मानो उनजोकू पर उसकी अपनी ही राक्षसी शक्ति का पूरा भार पड़ रहा हो। गड्ढे के केंद्र में तेजी से पहुंचकर दोनों लूना ने खुद को दो गुर्राते हुए अल्फा के ठीक बीच में खड़ा कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गैरी अपने नॉक्टर्न एपेक्स के गुस्से में डूबा हुआ था। उसने अपनी लूना को पहचाना ही नहीं। उसने आग से लथपथ एक भयंकर मुक्का दोनों लूना की ओर चलाया।
उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसके रास्ते में कौन या क्या है। अभी शिन ने फिर से चिल्लाया, और मैरी तुरंत पलटकर वार का सामना करने के लिए तैयार हो गई। सिल्वर एक्लिप्स बैरियर चांदनी की एक झिलमिलाती हुई बाधा उत्पन्न करता है जो शारीरिक और ऊर्जा दोनों प्रकार के हमलों को अवशोषित कर सकती है। एक बार टूटने पर ये फट जाती है, जिससे आसपास के दुश्मन अंधे हो जाते हैं। उन्होंने एक साथ उस कौशल का प्रयोग किया, जिससे चांदी जैसी घूमती रोशनी का एक गुंबद बन गया। वे जानते थे कि यह कवच एक सच्चे अल्फा की ताकत के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। गैरी की मुट्ठी ने कांच को तोड़ने वाले विध्वंसक गोले की तरह अवरोध को तोड़ दिया और गुंबद लाखों चमकदार टुकड़ों में बिखर गया। लूनास एक तरफ कूद गई क्योंकि एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी ने पूरे मैदान को अपनी चपेट में ले लिया और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। यही उनका सुनहरा मौका था। चूंकि उन्होंने पहले अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की थी, इसलिए उनका समय बिल्कुल सटीक था। जैसे ही चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने उनजुकू और दोनों अल्फाओं को स्तब्ध कर दिया, जिन गैरी की ओर और मैरी काय की ओर झपटी। उन्होंने शारीरिक संपर्क स्थापित किया, जिससे हिंसक ऊर्जा अल्फाओं के शरीरों से बाहर निकल सकी। जब उनजुकू की आंखों से धब्बे आखिरकार हटे, तो उसने अखाड़े के केंद्र की ओर देखा। वे चार भव्य, रहस्यमयी जीव जो दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति बिखेर रहे थे, गायब हो चुके थे। उनकी जगह चार थके हारे, कांपते हुए इंसान खड़े थे। हा हा हा, हा हा हा। उनजुकू की हंसी ठंडी और कर्कश थी, जब वह उन पर हावी हो रहा था। उसने उनकी कमजोर हालत देखी, न कोई चरम रूप, न कोई रूपांतरण, बस मांस और हड्डियां। लगता है, आखिरकार मैंने ही ये लड़ाई जीत ली है। अपने हाथों को फैलाते ही, लाल धुंध नई शक्ति के साथ कुंडलित और घूमने लगी। इस बार, उसे रोकने के लिए न तो कोई पौराणिक पदक था और न ही कोई राक्षसी आकृति। अध्याय 1835 हाउलर्स की वापसी। जैसे ही वह पदक चूर चूर हुआ, उनजुकू के मानसिक प्रभुत्व के विरुद्ध अंतिम रक्षा पंक्ति भी समाप्त हो गई। उसके हाथों के चारों ओर मंडराता लाल धुंध खून की एक जीवंत लहर की तरह बाहर की ओर फैल गया और पल भर में काय और गैरी दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही वह आभा उनकी त्वचा को छुई, उनके अवचेतन मन में कुछ हलचल हुई। एक शिकारी ताला जिससे गैरी अपने पहले रूपांतरण के दिन से ही लड़ता आ रहा था। उनकी नसों में एक तीव्र जलन और चुभन दौड़ गई, जो उनकी नसों के साथ साथ फैलती गई। जब गैरी ने अपना वजन बदलने या यहां तक कि एक उंगली उठाने की कोशिश की, तो उसका शरीर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी मांसपेशियां शीशे की बन गई हों, और किसी अदृश्य शक्ति द्वारा टूटे हुए कंक्रीट से जकड़ी हुई हो। मैं पूरी तरह थक चुका हूं, शायद इसीलिए इसका असर मुझ पर 10 गुना ज्यादा हो रहा है, गैरी ने बेतहाशा सांस लेते हुए सोचा। चीकी कला में महारत हासिल करने और कई उच्च स्तरीय रूपों में विकसित होने के बाद, उसे उम्मीद थी कि वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उनजुकू के प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से विरोध कर सकेगा। लेकिन उसकी प्रतिरोधक क्षमता वास्तव में बढ़ी थी या नहीं, ये कहना असंभव था। उसकी सहनशक्ति चरम सीमा पर थी, और उसका शरीर रेड अल्फा के सम्मोहक खिंचाव से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो चुका था। गैरी ने किसी तरह अपनी गर्दन मोड़कर अपना सिर इतना घुमाया कि वह काय को देख सके। चांदी के भेड़िए की हालत तो और भी बदतर थी। काय की मांसपेशियां इतनी जोर से फूल रही थी और सिकुड़ रही थी कि मानो फट जाएंगी, लेकिन वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त था, मानो मांस और हड्डियों की एक मूर्ति हो जो खामोश चीख में डूबी हो। हाँ हाँ, लगता है मेरी शक्तियां आखिरकार ठीक वैसे ही काम कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। उनजुकू ने ताना मारा, उसकी आवाज में क्रूरतापूर्ण संतुष्टि झलक रही थी। लूना वुल्फ्स की दो सदस्य, मैरी और जिन, जरा भी नहीं हिचकिचाई। जनक की प्रबल उपस्थिति के बावजूद, वे आगे बढ़ी और लकवाग्रस्त गैरी के सामने एक जीवित ढाल की तरह खड़ी हो गईं। उनकी आभाएं चमक उठी, जिससे खंडहरों पर लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। नहीं, गैरी चिल्लाया, शब्द उसके गले से अटकते हुए बोले। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। अगर तुम हिल नहीं सकते, तो हम तुम्हें यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। शिन ने उनजुकू पर नजरें गड़ाए हुए कहा। हम उससे लड़ेंगे। हम जीतने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जैसे तुम लोग हमेशा हमारे लिए करते हो। अब मोर्चा संभालने की हमारी बारी है। गैरी उन्हें देखता रहा, और उसे एक बात समझ में आई। जिन और मैरी आजादी से घूम रही थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनजुकू अपनी पूरी मानसिक शक्ति एक साथ दो अल्फाओं को दबाने में लगा रहा था?
या फिर उसे लूनाओं की परवाह ही नहीं थी, वह उन्हें मुख्य खतरों को बेअसर करने के बाद निपटाने लायक मामूली परेशानियां समझता था। नहीं, गैरी कराहते हुए बोला, उसके दिमाग में छाए लाल धुंध से जूझते हुए। तुम बेवजह अपनी जान गंवाओगे। अगर तुम अभी भी हिल डुल सकते हो तो काय को पकड़ो और उसे यहां से बाहर निकालो। और सिर्फ उसे ही नहीं, सभी हॉलर को पीछे हटने का आदेश दो। सबको इस पार्क से तुरंत बाहर निकलने का आदेश दो। अकेले? मैरी ने कांपती आवाज में पूछा। तुम और काय इतने समय से साथ मिलकर उससे लड़ रहे हो और बड़ी मुश्किल से टिके हुए हो, और अब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही उसका सामना कर सकते हो। इससे पहले कि वह अपना विरोध पूरा कर पाती, शिन ने मारी की बांह को जोर से पकड़ लिया, जिससे उसे चोट लग गई। बिना कुछ कहे, शिन ने नीचे झुककर लकवाग्रस्त काय को पकड़ा और भागने लगी। उसने गैरी की आंखों में एक नेता का भाव देखा था। वह जानती थी कि गैरी उन्हें पीछे हटने के लिए इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि उसने हार मान ली थी, वह तो विस्फोट क्षेत्र को खाली करा रहा था। गैरी उनजुकू को हराने के लिए अपनी बची हुई सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इसके लिए उसे यह जानना जरूरी था कि उसके प्रियजन उससे कितनी दूर हैं और साथ ही वह उनमें से ज्यादा लोगों को अपने आने वाले खतरे से बचाना चाहता था। हाँ, कितना मूर्खतापूर्ण और दयनीय प्रयास। उनजुकू हंसा, भागते हुए लूनास को रोकने की जहमत भी नहीं उठाए। जानते हो मैं उनका पीछा क्यों नहीं करता? क्योंकि एक बार तुम मर जाओगे तो उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वे पहले से ही लाशें हैं, उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं है। आज यहाँ अपनी यात्रा समाप्त करने वाला केवल तुम हो। गैरी ने दांत भींच लिए, उसके चेहरे पर एक खूनी मुस्कान फैल गई। अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, उसका हाथ धीरे धीरे, झटके से, दर्द भरे एक एक इंच करके हिलने लगा, जब तक कि वह उसे अपने सामने नहीं फैला सका। चिंगारियों की एक चमक के साथ, युद्ध का हथौड़ा एक बार फिर प्रकट हुआ और ठोस रूप से उसके हाथ में आ गया। क्या तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था, उनजुकू? गैरी ने कर्कश स्वर में कहा। बोलते समय, उसने अपनी सारी इंद्रियां पीछे हटते हुए हॉलर पर केंद्रित कर ली। उसे थीम पार्क में जिन की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। उसके आदेश तीखे और हताश थे, जैसे वह झुंड को पीछे हटने का आदेश दे रही हो। हॉलर हिल रहे थे, उनकी कतारों में फैली अफरा तफरी साफ दिख रही थी क्योंकि उन्होंने जिन की आवाज में घबराहट महसूस की थी। रुको, भागो का क्या मतलब है? इन्होंने ग्लूटन के वार को रोकते हुए चिल्लाकर कहा। क्या लड़ाई खत्म हो गई? गैरी का क्या हुआ? ऑस्टिन ने भूतिया घर की ओर देखते हुए कहा, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं सहमत हूं, हम उसे वहां यूं ही नहीं छोड़ सकते। शिकायतों के बावजूद, हॉवलर्स के अधिकांश सदस्यों ने आदेश का पालन किया। गैरी से सबसे ज्यादा लगाव रखने वालों के लिए वहां से जाना नामुमकिन था। वे पीछे हटे, लेकिन चौक के केंद्र पर अपनी नजरें गड़ाए रहे। ल्यूपस, स्लिट और लुजिन ने दूर जाने से इनकार कर दिया और एक समूह को एक बड़े, चौकोर भवन की ओर ले गए जिसमें एक इंडोर वाटर राइड थी। वे छत पर चढ़ गए, और जल्दी ही मैरी, जिन और अभी भी उबर रहे काय भी उनके साथ शामिल हो गए। ग्लूटन्स का एक झुंड उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अधिकांश बेसुध वेयरवुल्फ नीचे मौजूद दो अल्फा पर टकटकी लगाए रहे। अपनी ऊंची जगह से, हॉलर्स नीचे देख रहे थे, मानो वे इस किंवदंती के अंत को देखने के लिए बेताब हो। गैरी, तुम ही जीतोगे, है ना? ल्यूपस ने फुसफुसाते हुए कहा। गैरी को सबकी सटीक स्थिति का पता नहीं था। उसे उम्मीद थी कि कम से कम वे तत्काल होने वाले दुष्परिणामों से सुरक्षित होंगे। पिछली बार तुम्हारी शक्तियां मुझ पर काम नहीं आईं, उनजुकू, गैरी ने कहा, उसकी आवाज में अब और भी ताकत आ गई थी। तब तुम दुम दबाकर भाग गए थे। और आज, मैं उस दिन से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। अगर इस शरीर में मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है, गैरी ने सोचा, उसकी ऊर्जा एक हिंसक भंवर में बदलने लगी, तो मैं हर सेकंड का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करूंगा कि तुम अस्तित्व से मिट जाओ। ड्रैगन ऐश लाइकन रूप सक्रिय हो गया है। आकाशीय प्रतिरोध सक्रिय हो गया है। गैरी के शरीर के चारों ओर एक चमकदार, चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी ऊर्जा जलने लगी, जो उसके शैडो ऐश फर की काली कालिक से टकरा रही थी। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका युद्ध हथौड़ा ऊर्जा से चमकने लगा। हॉलिंग एक्लिप्स सक्रिय हो गया। हथियार अल्फा की पुकार सुनता है। अल्फा पैक की शक्ति स्थानांतरित की जा रही है। जैसे ही हॉलर की सामूहिक शक्ति हथौड़े में प्रवाहित होने लगी, पाक की हवा एक भयानक आवृत्ति के साथ गूंजने लगी।
अध्याय 1836 शक्तियों का संयोजन। गैरी हमेशा से जानता था कि उसकी सबसे घातक क्षमता उसके उच्चतम स्तर के कौशल के मेल में निहित है, लेकिन समस्या ये थी, और हमेशा से रही है, कि उनसे जुड़े गंभीर नकारात्मक पहलू भी थे। ड्रैगन ऐश लाइकन रूप एक दोधारी तलवार की तरह था। यह एक ऐसा रूपांतरण था जो उसे हार्बोर के परिवर्तित ड्रैगन रूप की शक्ति प्रदान करता था, लेकिन ये केवल 1 मिनट के लिए ही रहता था। जैसे ही वे 60 सेकंड बीत जाते, इसका परिणाम भयानक होता। वह किसी भी वेयरवुल्फ रूप का उपयोग करके लड़ने की अपनी क्षमता खो देता, और उसकी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती। अगर वह उस 60 सेकंड के भीतर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाता, तो वह आसानी से शिकार बन जाता। हालांकि वह जानता था कि जब तक उसकी शक्ति सक्रिय है, उसका शरीर ऐसी फुर्ती और घातक गति से चल सकता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पिछली बार जब गैरी ने उनेज़ुकी का इस अवस्था में सामना किया था, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली इस बार था, लेकिन गैरी इस बार केवल उसके विकास पर ही निर्भर नहीं था। उसके हाथ में एक नया, भयानक हथियार था, वारहैमर। अपनी सक्रिय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, हथौड़े ने न केवल उसके साथियों की ऊर्जा को सोख लिया, बल्कि उस सामूहिक शक्ति को सीधे गैरी के मजबूत शरीर में समाहित कर दिया। शक्ति केवल हथियार के भीतर ही नहीं चमक रही थी, बल्कि उसके खून में दौड़ रही थी। हालांकि इसकी कीमत बहुत भारी थी। सोखी जा रही ऊर्जा से उसके साथी का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका था। यही वह कड़वी सच्चाई थी जिसके कारण उसने जिन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जितने संभव हो उतने हॉलर विस्फोट क्षेत्र से पीछे हट जाएं। पहले तो अकेले हथौड़े की शक्ति ही गैरी को तब भी लड़ने का मौका देती थी जब वह वेयरवुल्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता था। अब जब उसने हथौड़े की शक्ति को ड्रैगन ऐश लाइकन रूप के क्रूर, भयानक क्रोध के साथ देखा, तो इससे अकल्पनीय, दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति का एक अद्भुत संयोजन उत्पन्न हुआ। गैरी ने अपनी सारी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य में केंद्रित कर दिया। उनेज़ुकी को मिटाना ही होगा। गैरी का शरीर रूपांतरण के अंतिम चरण में था। ड्रैगन रूप उसे एक अलग इकाई से कहीं अधिक, उसके शैडो ऐश लाइकन रूप का एक हिंसक विकास प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर का रंग गहरा काला ही था, लेकिन उसके कंधों से 2 विशाल पंख निकल आए थे, जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे गहरे रंग के बालों से ढके हुए थे, लेकिन उनके किनारों पर सुनहरी रोशनी का एक झिलमिलाता हुआ घेरा था। जो नसें आमतौर पर पिघले हुए नारंगी रंग से धड़कती थीं, वे अब शुद्ध, चमकदार सोने की तरह चमक रही थी जो उसकी त्वचा के नीचे स्पंदित हो रही थी। चकाचौंध भरी रोशनी के बावजूद पास खड़े होकर बारीकियों को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी त्वचा की बनावट में बदलाव नजर आता। उसके पेट, जबड़े और बाहों पर हीरे की तरह सख्त और ड्रैगनों की तरह प्राचीन, महीन, शल्क जैसी परत फैलनी शुरू हो गई थी। एक हाथ में उसने युद्ध हथौड़ा जकड़ रखा था। हरे रंग की ऊर्जा का एक बवंडर हथियार के शीर्ष के चारों ओर एक फंसे हुए पन्ना तूफान की तरह लिपटा हुआ था, लेकिन गैरी ने और जोर लगाया। उसने उस हरी ऊर्जा को अपनी सुनहरी ड्रैकोनिक आभा के साथ मिलाने और आपस में जुड़ने की इच्छा शक्ति दिखाई। दोनों शक्तियां एक साथ घूम रही थीं, जिससे एक स्पंदित, लयबद्ध गूंज पैदा हो रही थी जो थीम पार्क की नींव तक कंपन कर रही थी। गैरी अब जमीन को छू भी नहीं रहा था। उसके पैरों से निकलने वाली ऊर्जा के अत्यधिक दबाव ने उसके नीचे की कंक्रीट को चूर चूर कर दिया था, जिससे वह शुद्ध शक्ति के एक स्थानीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में तैर रहा था। आह, ये क्या पागलपन है! उनेज़ुकी दहाड़ा, उसकी आवाज सदियों से महसूस न किए गए भय से कांप रही थी। उसने अपने लाल आभा के बचे हुए अंशों को दोनों हाथों में समेटा और हताशा भरी गुर्राहट के साथ आगे की ओर फेंका। लाल ऊर्जा के विशाल पंजे हवा में तेजी से फैलते हुए, आसपास के मलबे को चीरते हुए गैरी की ओर बढ़े। जवाब में, गैरी ने अपने विशाल, सुनहरे किनारों वाले पंखों को ढाल की तरह अपने सामने लपेट लिया और फिर उन्हें एक जोरदार धमाके के साथ खोल दिया। इस हरकत से उत्पन्न शॉकवेव लाल धुंध से टकराए और उसे वहीं चकनाचूर कर दिया, जिससे उस जनक का हमला हानिरहित वाष्प में विलीन हो गया। उनेज़ुकी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हालांकि वह अंदर तक सदमे में था, फिर भी उसे गहरा अविश्वास था। उसने ऊर्जा इकट्ठा करने में वर्षों बिताए थे। अस्तित्व के इस शिखर तक पहुंचने के लिए उसने अनगिनत ग्लूटेंस का सेवन किया था। उसके मन में, किसी नश्वर वेयरवुल्फ का उससे अधिक शक्तिशाली होना बिल्कुल असंभव था। उनेज़ुकी हवा में उछला, लेकिन गैरी ने अपना मुंह खोल दिया। उसके गले से सुनहरी ऊर्जा की एक विशाल, केंद्रित किरण निकली और सीधे उनेज़ुकी की छाती पर जा लगी।
किरण की शक्ति ने उसे आसमान में बहुत ऊपर उठा दिया और ऊर्जा के लगातार निकलने के साथ ही वह बादलों से जा टकराया। पूरा थीम पार्क ऐसे जगमगा उठा जैसे वातावरण में कोई प्रकाश स्तंभ छोड़ दिया गया हो, जो मीलों दूर तक दिखाई दे रहा था। धिक्कार है, इन्होंने फुसफुसाते हुए कहा और छतों से ऊपर देखते हुए अपनी आंखों को ढांक लिया। पास ही खड़े ल्यूपस को अपने सीने में एक अजीब सी लयबद्ध धड़कन महसूस हुई। उसका दिल गैरी की नई शक्ति की आवृत्ति से गूंज रहा था, एक ऐसा आदिम जुड़ाव जो तर्क से परे था। यह तो बिल्कुल एक जैसा है, ल्यूपस ने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पता नहीं क्यों, लगता है हम दोनों के इन रूपों में कुछ समानता है। सुनहरी किरण आसमान में लगातार बढ़ती जा रही थी, उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उनजुकू का शरीर लगभग पूरी तरह से प्रकाश में छिप गया था। गैरी महसूस कर सकता था कि हथौड़ा हमले में लगातार अधिक से अधिक शक्ति लगा रहा है, समूह के दृढ़ संकल्प से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है ताकि उसे वह बढ़त मिल सके जिसकी उसे आवश्यकता थी। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, गैरी मन ही मन चीखा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उनजुकू मर चुका है। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका एक भी अंग पुनर्जीवित होने के लिए शेष न रहे। वह कभी वापस नहीं आ सकता। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि एक सुरक्षित, छिपी हुई दूरी से एक अकेली आकृति इस पूरी विनाशकारी घटना को देख रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा, अलंकृत डंडा था और उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। वह शक्ति, मुझे पता था कि उसने ड्रैगनों का सार प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसे अपने अल्फा कोर के साथ सफलतापूर्वक मिला लेना, यह बेहद शक्तिशाली है, महिला ने सोचा। उसकी छड़ी पर उसकी पकड़ और कस गई। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतनी अधिक ऊर्जा, खासकर ड्रैगनों की विशेषताओं वाली, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह उन्हें आकर्षित करेगी। अध्याय 1837, एक युग का अंत। गैरी के मुंह से ऊर्जा की विशाल, सुनहरी किरण लगातार निकलती रही। ड्रैकोनिक क्रोध की एक तीव्र धारा ने शहर के अंधेरे कोनों को रोशन कर दिया। हमले के प्रचंड दबाव ने वातावरण को व्याकुल कर दिया, लेकिन अंततः धारा धीमी पड़ने लगी और अंत में रुक गई। जैसे ही आकाश से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फीकी पड़ी, छतों पर खड़े दर्शक धुंधली रात में आंखें गड़ाकर देखने लगे। कुछ पलों के लिए जहां ओनुजुकू था, वहां सन्नाटा पसरा रहा। फिर बादलों से एक छोटी काली वस्तु बेबस होकर लुढ़कती हुई दिखाई दी। वह टूटे फूटे चौक के बीचों बीच भारी, गीली आवाज के साथ गिरी। करीब से देखने पर नजारा बेहद भयावह था। उनजुकू का आधा शरीर किरण से पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। उसकी छाती जली हुई हड्डियों का खोखला गड्ढा बन गई थी और उसका बायां हिस्सा पूरी तरह से गायब था। हालांकि गैरी ने जश्न नहीं मनाया। वह अपने प्रतिद्वंदी की भयावहता को भली भांति जानता था। जैसा कि उसे आशंका थी, इतनी भीषण क्षति भी उसे स्थायी रूप से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लगभग तुरंत ही उनजुकू के बचे हुए मांस में एक भयानक, लयबद्ध धड़कन के साथ उभार और फड़कन शुरू हो गई। क्षत विक्षत अवशेषों के चारों ओर लाल धुंध बेतहाशा तीव्रता से जमा हो रही थी और असंभव गति से नई मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा का निर्माण कर रही थी। जब तक उनजुकू गड्ढे से बाहर निकला, उसका शरीर फिर से पूरा हो चुका था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से हौंफ रहा था। उसकी लाल आंखें एक नई हताशा के साथ इधर उधर घूम रही थीं। ठीक है, गैरी ने गहरी, धातु जैसी गूंजती आवाज में कहा। वह राख और सोने की एक काली शक्ति की तरह हवा में लटका हुआ था। उसने अपने विशाल पंखों को एक बार फड़फड़ाया और परिणामस्वरूप ऊर्जा के विस्थापन ने उसके पीछे भूतिया घर के खंडहरों के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। मेरे पास अभी भी समय बचा है, और सच कहूं तो तुमने जो किया है उसके लिए यह कोई बड़ी सजा नहीं होगी अगर तुम एक ही वार में मर जाओ। उनजुकू ने अपनी नई उभरी हुई भुजाओं को फैलाते हुए दहाड़ लगाई। गैरी को टूटते तारे की तरह अपनी ओर आते देख उसने अपनी सारी लाल आभा समेट ली। ठीक समय पर उसने जोरदार ताली बजाई, मानो गैरी का सिर अपनी हथेलियों के बीच कुचलना चाहता हो। लेकिन गैरी के पंख सिर्फ उड़ने का साधन नहीं थे। वे झट से आगे की ओर मुड़ गए और उसके सामने दिव्य ढालों की तरह टिक गए। पंखों में समाहित ड्रैकोनिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने उनजुकू के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। जनक की शक्ति एक ऐसी भौतिक वास्तविकता थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। दबाव इतना अधिक था कि गैरी तुरंत अपने पंख खोलकर दबाव से मुक्त नहीं हो सका। हालांकि इस विकसित अवस्था में गैरी के पास प्रभावी रूप से अंगों का एक अतिरिक्त जोड़ा था।
जबकि उसके पंख ऊपर से हो रहे हमले का मुकाबला करने में व्यस्त थे, उसके मुख्य हाथ स्वतंत्र रहे। उसने युद्ध थोड़ा कसकर पकड़ा और उसे नीचे से एक क्रूर, ऊपर की ओर उठते हुए चाप में घुमाया। हथौड़े का सिरा सीधे उनजुकू की ठोड़ी के नीचे लगा। हरे और सुनहरे रंग की संयुक्त ऊर्जा ने उसकी बाहरी सुरक्षा को भेदते हुए उसके जबड़े और खोपड़ी को चीर दिया। मिश्रित प्रकाश का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऊपर की ओर उठा और उनजुकू के पूरे शरीर को एक बार फिर हवा में उठा लिया। जैसे ही उनजुकू का शरीर उछला, गैरी ने अपने खाली हाथ से उसे आगे बढ़ाया। समूह की हरी ऊर्जा घूमती और एकत्रित होती हुई एक विशाल, अलौकिक हाथ का रूप धारण कर ली, जिसने उनजुकू को हवा में ही पकड़ लिया। वह उसे शारीरिक बल से नहीं पकड़ रहा था, वह होवलस की शुद्ध, संघनित ऊर्जा का उपयोग करके उस राक्षस को रोके हुए था। उसने उसे एक जोरदार झटके के साथ अपने शरीर की ओर वापस खींच लिया। हथौड़ा पहले से ही तैयार हो रहा था। गैरी ने उसे इतनी ताकत से घुमाया कि भौतिकी के नियम धराशायी हो गए। हथियार का सिरा एक अस्थिर रोशनी से चमक उठा। वह सीधे उनजुकू के दाहिने पैर को चीरता हुआ निकल गया और मांस हड्डी पल भर में राख हो गए। इस प्रहार से उनजुकू जमीन पर गिर पड़ा और उसका अहंकार चकनाचूर होने लगा। यह असंभव है, उनजुकू ने सोचा, उसका दिमाग धूल में लेटे लेटे तेजी से चल रहा था। मैं ही मूल हूं। मैं और ताकतवर बन सकता हूं। मुझे बस खाना है। मुझे बस और ज्यादा लालची लोगों को खाना है और सब ठीक हो जाएगा। उनजुकू ने अपने बचे हुए एक पैर से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, तभी उसने ऊपर देखा और गैरी को ठीक अपने ऊपर मंडराते हुए पाया। सुनहरी ऊर्जा की एक दूसरी किरण बरसने लगी, लेकिन इस बार यह अलग थी। यह कोई व्यापक विस्फोट नहीं था, ये शुद्ध ऊष्मा की एक केंद्रित, सुई जैसी पतली किरण थी जो पूरी तरह से उनजुकू के दूसरे पैर पर केंद्रित थी। किरण ने पल भर में उसके अंग को जलाकर राख कर दिया, केवल उसका ऊपरी धड़ और सिर मलबे में पड़ा रह गया। पहले की तरह ही, जली हुई मांसपेशियां पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू होने पर फूलने लगी, लेकिन ये प्रक्रिया काफी धीमी थी। पदक भले ही गायब हो गया हो, लेकिन गैरी की वर्तमान ऊर्जा उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी। उनजुकू, तुम्हें बस एक पल के लिए यही रुकना होगा, गैरी ने कहा, उसकी आंखों से एक ठंडी, सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह आकाश में और ऊपर उठा और दोनों हाथों से युद्ध थोड़ा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। ड्रैगन ऐश रूप की सुनहरी ऊर्जा एक हिंसक भंवर में हथियार की ओर बढ़ने लगी। उसी समय, हरी ऊर्जा पूरे हॉलोपैक की जीवन शक्ति हथौड़े के केंद्र में प्रवाहित होने लगी। पूरे शहर और पार्क में, यहां तक कि बुद्धिहीन ग्लूटन भी कमजोर और थके हुए महसूस करने लगे, क्योंकि तकनीकी रूप से उनमें से कुछ को सिस्टम के माध्यम से अल्फा के व्यापक पैक का हिस्सा माना जाता था। अंत में, गैरी ने केवल बाहरी रूपों पर ही भरोसा नहीं किया। उसने अपने भीतर की गहराई में जाकर अपनी संचित सारी ऊर्जा ची एकत्रित की और उसे हथियार में प्रवाहित करके उसकी सक्रिय क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह अंतिम प्रहार था, वह प्रहार जो चक्र को समाप्त करने के लिए बिल्कुल सटीक होना आवश्यक था। गैरी ने अपने सिर के ऊपर हथौड़ा घुमाना शुरू किया। शक्तियों के संयोजन से पन्ना और सोने का एक घूमता हुआ भंवर उत्पन्न हुआ, जिसने आकाश को विकृत करना शुरू कर दिया, जिससे बादलों का रंग एक गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। जैसे ही हथौड़ा हवा में कंपन करने लगा, हर घुमाव के साथ थीम पार्क में ऊर्जा की विशाल तरंगे दौड़ गईं। प्रत्येक गोलाकार घुमाव हथौड़े के शीर्ष को और अधिक गति, अधिक भार और अधिक विनाशकारी शक्ति प्रदान करता गया। उनजुकू, यही अंत है। गैरी चीखा, उसकी आवाज में उन सभी लोगों का बोझ था जो मारे गए थे। उसने अपने पंख समेटे और गोता लगाया। वह बिजली की गति से नीचे उतरा, उसका हथियार अभी भी धुंधली गति से घूम रहा था। ठीक टकराने के क्षण में, उनजुकू के पैर पूरी तरह से बन गए। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर आदिम विद्रोह का भाव था। तब हम जीत गए थे। हम सबने जिंदा रहने के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनजुकू दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी, बेताब मुक्का मारा। अगर मैं अतीत की बाधाओं को तोड़ सकता हूं, तो इसे भी तोड़ सकता हूं। हथौड़ा उनजुकू की मुट्ठी पर जोर से गिरा। एक पल के लिए दो विशाल शक्तियों के टकराने पर पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर, दुनिया सफेद हो उठी। टक्कर के बिंदु से ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट बाहर की ओर फैल गया, जिससे थीम पार्क का हर इंच चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के गुंबद से ढक गया। इसने मलबे, बचे हुए ग्लूटेंस और हवा को भी निगल लिया, मानो किसी स्थानीय परमाणु विस्फोट ने एक युग के अंत का संकेत दिया हो। अध्याय 1838, क्या उनजुकू चला गया।
ड्रैगन ऐश की ऊर्जा और हॉलर समूह की पूरी शक्ति के संयोजन से एक विनाशकारी धमाका हुआ। इस विस्फोट ने न केवल रात को रोशन किया, बल्कि थीम पार्क की पूरी संरचना को चकाचौंध कर देने वाले सफेद गर्म प्रकाश के गुंबद में समाहित कर दिया। जैसे ही शुद्ध ऊर्जा की लहर बचे हुए लोगों के शरीर में फैली, उन्हें अपनी त्वचा के हर इंच पर एक तीव्र झंझनाहट महसूस हुई। वाटर राइड बिल्डिंग की छत पर हॉलर को अपने पैर संरचनात्मक बीमों में गाड़ने पड़े ताकि वे खुद को संभाल सके, क्योंकि इमारत वायुमंडलीय दबाव के कारण चरमरा रही थी और आंशिक रूप से ढह रही थी। एक पल के लिए विस्फोट की चमक में मानो समय ही थम सा गया था। क्या मैं सचमुच जिंदा हूं? रोशनी धीरे धीरे छंटने पर इनू की आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी हो गई। उसने ऊपर देखा और आसमान को निहारने लगा, जो अब अविश्वसनीय रूप से साफ था। आसमान में एक भी बादल नहीं था। गैरी के आखिरी वार की ताकत से नमी और धुएं का हर कण पूरी तरह से मिट गया था। पास ही में बाकी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे, मलबे से उठते हुए जमती धूल के बीच खांस रहे थे। क्या सब ठीक है? आवाज दो, मैरी ने कांपती आवाज में चिल्लाया। काय का बेजान शरीर अब भी उसके कंधे पर पड़ा था, उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। एक एक करके हॉलर परिवार के सभी सदस्य आए। चमत्कारिक रूप से इमारत के ढह जाने के बावजूद किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आई थी। देखो, इनके साथ क्या हो रहा है? ऑस्टिन ने कांपती उंगली से नीचे जमीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हॉलर छत के किनारे इकट्ठा हो गए और बचे हुए ग्लूटन वेयरवुल्व्स को घूरने लगे। बेजान जीव जमीन पर तड़प रहे थे, उनके शरीर लयबद्ध और हिंसक कंपन से कांप रहे थे। उनके रोमछिद्रों से गाढ़ा तैलीय लाल धुंध निकलने लगा, जो उनके चारों ओर एक छोटे से भंवर की तरह घूम रहा था, मानो यह उस आभा का छोटा रूप हो जो उनजुकू ने अपनी शक्ति के चरम पर होने के दौरान उत्पन्न की थी। ये सब नहीं है, काय ने रणनीतिकार की सटीकता से तबाही का जायजा लेते हुए कहा। बीच में खड़े लोगों को देखो। ऐसा लगता है कि लाल धुंध सिर्फ उन्हीं पर प्रतिक्रिया कर रही है जो बुरी तरह घायल हैं या मौत के करीब है। ये पीछे हटने जैसा नहीं लग रहा, ऑस्टिन ने अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या हमें फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? और गैरी कहाँ है? क्या उसे नीचे हमारी मदद की जरूरत है? मुझे लगता है कि उसने ही ये किया है, शिन ने कहा, उसकी निगाहें विशाल गड्ढे के केंद्र पर टिकी हुई थी। विस्फोट क्षेत्र के केंद्र में गैरी अपने विशालकाय ड्रैगन ऐश लाइकन रूप में खड़ा था। वह झुलसी हुई धरती के बीच खड़ा था, उसकी काली पड़ चुकी खाल से अभी भी गर्मी की लहरें निकल रही थीं। वह अपने पूर्वज के भयानक अवशेषों को घूर रहा था। उनजुकू का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, केवल उसके ऊपरी सीने का एक क्षत विक्षत हिस्सा और उसका सिर ही बचा था। हालांकि सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह थी कि नष्ट हुए घाव से काले मांस का एक विकृत गुच्छा उग आया था। ऐसा लग रहा था मानो शरीर भाप बनकर उड़ते हुए भी पुनर्जीवित होने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः कोशिकीय प्रक्रिया अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। 1 मिनट बीत चुका है। 1/5 रूपांतरण शेष। गैरी को अपने अंगों पर सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहट महसूस हुई, शक्ति ज्वार की तरह कम होती जा रही थी। वह खुद को सिकुड़ता हुआ महसूस कर रहा था, उसकी मांसपेशियां अपनी ड्रैकोनिक मजबूती खो रही थी और उसका शरीर हर पल कमजोर होता जा रहा था। अचानक आए अत्यधिक थकावट से दांत पीसते हुए, उसने युद्ध हथौड़े पर अपनी पकड़ मजबूत की और खुद को अवशेषों की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा, उसकी कर्कश आवाज में एक गहरी गड़गड़ाहट थी। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके शरीर का एक भी कण इस धरती पर सड़ने के लिए न बचे। हालांकि जैसे ही गैरी ने एक और दर्दनाक कदम बढ़ाया, उसकी बची हुई सारी ऊर्जा भी खत्म हो गई। उसने खड़े रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी नसों में खून जम गया। लाल धुंध अचानक और भी घनी हो गई और उनजुकू के धड़ के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह ढक लिया। ये सिर्फ घूम नहीं रही थी, बल्कि अंदर की ओर सर्पिलाकार रूप में मुड़ने लगी और अवशेषों के नीचे एक गहरा, धंसता हुआ लाल घेरा बना रही थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसका सामना गैरी ने अपने सभी युद्धों में कभी नहीं किया था। लाल ऊर्जा का एक ऐसा शून्य जो उनजुकू को धरती में खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। अचानक गैरी के दिमाग में फुसफुसाहटों का एक शोरगुल मच गया, शुद्ध पीड़ा की डरावनी चीखें और प्राचीन, भूली हुई भाषाएं। इससे पहले कि वह प्रहार करने के लिए हथौड़ा उठा पाता, उनजुकू के अवशेष लाल शून्य में समा गए और भौतिक जगत से पूरी तरह गायब हो गए।
फुसफुसाहटें पल भर में थम गईं। चीखें बंद हो गईं। लाल घेरों ने न केवल उनजुकू को, बल्कि आसपास के सभी बुरी तरह घायल ग्लूटन को भी अपनी चपेट में ले लिया था। जहां तक उन ग्लूटनों की बात है जो विस्फोट में बच गए थे, उनमें एक दूसरा परिवर्तन हो रहा था। उनके शरीर की भयानक विकृतियां पिघल रही थीं, और वे बेहोश और टूटे फूटे अपने मानवीय रूप में वापस लौट रहे थे। क्या अभी क्या हुआ? गैरी ने खाली हवा में फुसफुसाते हुए कहा। क्या वह मर गया? मुझे अब उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही, लेकिन अंत में वह शक्ति, वह क्या थी? उसके दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, इतनी तेजी से कि वह उन्हें समझ भी नहीं पा रहा था। उसे कभी पूरी तरह यकीन नहीं था कि उनजुकू सचमुच इंसान था या उनके जैसा कोई पारंपरिक वेयरवुल्फ। शायद प्राचीन, भ्रष्ट प्राणी का यही अंत होता था। या इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि गैरी को उनजुकू की शक्ति के स्रोत के बारे में सुनी रहस्यमयी बातें याद आ गईं। उस जनक की झुंड को नियंत्रित करने की क्षमता वास्तव में उसकी नहीं थी। इससे गैरी के मन में यह सवाल उठा, क्या जिस सत्ता ने मूल रूप से उनजुकू को उसकी शक्ति प्रदान की थी, उसने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था? और यदि ऐसा है, तो क्या वह सत्ता स्वयं उनजुकू से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी? क्या वह सचमुच चला गया? गैरी के मन में सवाल उठा, उसका दिमाग चकरा रहा था। और अगर वह चला गया है, तो वह खालीपन उसे कहां ले गया? उसके मन में सुलग रहे उस आखिरी संदेह के साथ, गैरी का शरीर अंततः जवाब दे गया। वह एक पल भी अपनी आंखें खुली नहीं रख सका। जैसे ही वह झुलसी हुई जमीन की ओर गिरा, उसका शरीर वापस अपने मानवीय रूप में आ गया। उसने अपने परिवार, हॉलर परिवार के धुंधले आकार को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। अध्याय 1839, उनजुकू कहाँ है? ब्रह्मांड एक अथाह विस्तार है, जो अनगिनत आकाशगंगाओं में फैला हुआ है, और इसमें ऐसे ग्रह समाहित हैं जिन्हें मनुष्य केवल शक्तिशाली दूरबीनों के लेंस से ही देख सकता है। इनमें से कई दुनियाएं अभी भी अज्ञात हैं, अंतरिक्ष के अंधेरे कोनों में छिपी हुई हैं, और संभवतः कुछ में परग्रही जीवन की भरमार है। फिर भी भौतिक ब्रह्मांड अस्तित्व की केवल एक परत है। मनुष्य द्वारा ज्ञात सामान्य आयामों की पहुंच से परे अलग अलग तल मौजूद हैं, ऐसी दुनियाएं जो मानव जगत के समान स्थान पर स्थित हैं, लेकिन एक अलग आवृत्ति पर कंपन करती हैं, जिससे वे पारंपरिक साधनों के माध्यम से पूरी तरह से दुर्गम हो जाती हैं। इन गुप्त लोकों में से एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा घने, दम घोंटने वाले लाल कोहरे से घिरा रहता है। यह कोहरा केवल हवा में ही नहीं रहता, ये धरती को भी भेद देता है, पूरे ग्रह को गहरे लाल रंग की धुंध में ढक देता है। इस दुनिया का भूभाग एक अवास्तविक दुष्स्वप्न जैसा है, जो विशाल, उजाड़ बंजर भूमि से लेकर आकाश को भेदने वाली विशाल, नुकीली काली चट्टानों के समूहों तक फैला हुआ है। कुछ दुर्लभ स्थानों में हरियाली के कुछ अंश बचे हैं, लेकिन वे इस विचित्र कोहरे से विकृत और दूषित हो चुके हैं। उनकी पत्तियां मुरझाई हुई और काली पड़ गई हैं। इस पराई दुनिया में, नारंगी रंग की धरती के एक टुकड़े पर, उनजुकू का क्षत विक्षत शरीर पड़ा था। वह अपने निर्वासन में अकेला नहीं था। चारों ओर ग्लूटन वेयरवुल्फ के बेजान शरीर बिखरे पड़े थे, टूटे खिलौनों की तरह, अलग अलग अवस्थाओं में। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, बस लाल रंग की हवा का शांत भंवर सुनाई देता रहा। फिर लाल धुंध हरकत में आने लगी। ये वातावरण में इकट्ठा होने लगी और जमीन पर पड़े शरीरों की ओर एक हिंसक, घूमते हुए बवंडर की तरह बढ़ने लगी। जैसे ही ऊर्जा संघनित होकर उसके सीने में समा गई, उनजुकू की आंखें अचानक खुल गईं। उनमें सफेदी का नामोनिशान नहीं था, वे ठोस, चमकते लाल रंग के गोले बन गई थी। धीरे धीरे पुनर्जीवन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसका हृदय, जो पहले शांत था, अब धीमी और भारी धड़कने लगा। उसकी त्वचा के नीचे मांसपेशियां फड़कने लगी और आपस में जुड़ने लगी, विस्फोट में खोए हुए द्रव्यमान का श्रमपूर्वक पुनर्निर्माण करने लगी। पास के ग्लूटन्स भी इसी तरह की दर्दनाक पुनर्जीवन प्रक्रिया से गुजर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनजुकू और उसके बचे हुए दासों को पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगेगा। बस इतना काफी है। अब कम से कम बोल तो सकते हो, बंजर भूमि में एक आवाज गूंजी। उस आवाज ने उनजुकू के पूरे शरीर को झकझोर दिया। ये वही आवाज थी जो उसने पहले भी कई बार सुनी थी, उसके गुरु की, उसके उपकारक की, लेकिन अब यह उसके मन में गूंजती फुसफुसाहट नहीं थी। यह एक सीधी, चुभने वाली उपस्थिति थी जो उसके मस्तिष्क के भीतर चीखती हुई प्रतीत हो रही थी। उनजुकू के शरीर की हर प्रवृत्ति उसे भागने, छिपने, उस आवाज के भारी दबाव से बचने के लिए चीख रही थी। मैं यहाँ हूँ। क्या मैं रेड स्पेस में हूँ?
उनजोकू ने कर्कश स्वर में कहा, उसकी नवगठित स्वर यंत्रों को ध्वनि उत्पन्न करने में कठिनाई हो रही थी। हाँ, आवाज ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका क्या अर्थ है। मैं तुम्हारी आत्मा को इस तरफ खींच पाया, केवल इसलिए क्योंकि तुम लगभग मर चुके थे। तुम्हारे अंत के क्षण में ही मेरा तुमसे संबंध और भी प्रबल हो गया। अगर मैं पर्दे के पार पहुंचकर तुम्हें यहां न खींच लाता, जहां मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं, तो तुम सचमुच अस्तित्व से मिट जाते। उनजोकू ने लड़ाई के अंतिम क्षणों को अपने मन में दोहराया। वह जानता था कि वह आवाज सच कह रही थी। वह भाप बनकर उड़ गया था, उसकी जान एक ऐसी शक्ति ने ले ली थी जिसे वह समझ नहीं सकता था। केवल वही प्राणी जो आयामों के पार पहुंचने की क्षमता रखता हो, उसके बचे हुए अंश को बचा सकता था। तुम अपने काम में नाकाम रहे, उनजोकू, निराशा से भरी आवाज जारी रही। तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी संचित शक्ति का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें बचाने में खर्च करूं। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस नाकामी की वजह से अब उस दुनिया में मेरे पास चलने के लिए एक मोहरा कम हो गया है। उनजोकू चुप रहा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि वह अपनी नई जगह के परिणामों पर विचार कर रहा था। हालांकि उस आवाज में उसकी आत्मा के क्षीण होने पर उसे इस दुनिया में खींचने की शक्ति थी, लेकिन उसे वापस भेजने की शक्ति नहीं थी। जैक के साथ संघर्ष के बाद जिस जगह पर वह अतीत में फंसा था, उसके विपरीत, यह कोई अस्थायी कैदखाना नहीं था। उसे स्थायी रूप से लाल अंतरिक्ष में निर्वासित कर दिया गया था। मैं इस अंधकार में लोक में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता, उस आवाज ने कहा, उसका स्वर तीखा और महत्वाकांक्षी हो गया। हमें इस जगह से निकलने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन जब वह दिन आएगा, तो हमें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होना होगा। मुझे फिर कभी निराश मत करना, उनजोकू। नारंगी मिट्टी पर अकेला पड़ा उनजोकू केवल घूमते हुए लाल आकाश को देखता रह गया। उसके अंतिम क्षणों की छवियां, उस लड़के की छवि जिसने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था, उसकी स्मृति में बस गई थी। इसमें कोई शक नहीं। वह ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन क्या सभी ड्रैगन विलुप्त नहीं हो चुके थे? उनजोकू ने सोचा। मुझे पता था कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ड्रैगन की नकल करते हैं, लेकिन एक सच्चा ड्रैगन वेयरवुल्फ बनकर, क्या इसी तरह उसने इतनी घिनौनी शक्ति हासिल की? खैर, अगर हम कभी फिर मिले, तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ भी करूंगा। मैं हर किसी को और हर चीज को खा जाऊंगा जब तक कि मैं किसी भी आयाम में सबसे शक्तिशाली न बन जाऊं। उनजोकू अपने निर्वासन को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था, वहीं युद्ध के नायक को जीत की कीमत चुकानी पड़ रही थी। गैरी ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, अपने शरीर को उसकी सहनशक्ति की सीमा से कहीं आगे धकेल दिया था। इसलिए जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गहरी बेहोशी में चला गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि जब उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसका दिमाग शांत था, तब भी उसके अवचेतन मन के शून्य में एक झिलमिलाता हुआ इंटरफेस दिखाई दिया। बधाई हो, आपने उस जनक को हरा दिया है जिसने आपके वेयरवुल्फ वंश की शुरुआत की थी। पुरस्कार, गणना जारी है।